इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। AIR FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। किसान की बात के इस अंक को पेश कर रहे हैं हम, यानी मेघा और रजत। स्वीकार कीजिए हमारा सप्रेम अभिवादन। मेघा, आजकल जो सबसे बड़ी बात इन दिनों कही जा रही है, जो कि कृषि की बात करें, कृषि के क्षेत्र में क्रांतिपूर्ण कदम माना गया है जिसे, वो है अवसंरचना कोष की स्थापना, जिसके जरिए किसानों को ये अधिकार दिया गया है कि अब आप किसी भी तरह की अवसंरचना संबंधित विकास संरचना अगर आप अपने खेतों में, अपनी फसलों में चाहते हैं, तो अब आपको तनिक भी झिझकना नहीं है, सोचना नहीं है। इससे उन्हें ऋण लेने में आसानी होगी और साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से किसान भाई फसल की कटाई के बाद उसकी सही कीमत मिलने तक उसको सुरक्षित रख सकेंगे। जरूरी है हमारे किसान मित्रों को एक विस्तृत जानकारी इस बारे में उपलब्ध कराना, और विस्तृत जानकारी हमें हमारे विषय विशेषज्ञ दे रहे हैं। प्रधान वैज्ञानिक हैं आप श्री नलिनी रंजन कुमार। डॉक्टर नलिनी रंजन कुमार हमारे साथ स्टूडियो में, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं। और हम पिछले दिनों चर्चा कर रहे थे डॉक्टर साहब कृषि अवसंरचना कोष के बारे में कि ये है क्या, लेकिन आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कृषि अवसंरचना कोष की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसका उद्देश्य क्या है। पहले जो हमारी इम्फेसिस थी खेती में उपज बढ़ाने की, क्योंकि हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं थे, हमें विदेशों से खाने के लिए भी अनाज मंगाने पड़ते थे। इसलिए सरकार की पॉलिसी थी कि किसी तरह उत्पादन बढ़ाया जाए। सभी नीतियां हमारी उत्पादन बढ़ाने की तरफ थी और उन्हीं नीतियों का फायदा हुआ कि आज हम मुख्यतः सभी फसलों में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि हम निर्यात करने की पोजीशन में हैं। किंतु निर्यात में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं। उनमें हमारी जो फसलें हैं गुणवत्ता के आधार पर रिजेक्ट कर दी जाती हैं या हमें उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, क्योंकि गुणवत्ता कम होती है। तो सरकार अब उस तरफ ध्यान दे रही है। खेती उत्पादन बढ़ाने के बाद अब उत्पादों को कैसे उनको सुरक्षित रखा जाए और कैसे उस मूल्यवर्धन किया जा सके ताकि विदेश के बाजारों में किसानों को सीधे जोड़ दिया जाए। इसके तहत फंड स्थापित किया गया जिसमें किसानों को और FPO को और जो भी पात्र इसमें भाग ले सकते हैं उनको अनुदान दिया जा सके उनके ऋणों पर। इसके तहत 2 करोड़ रुपए की ऋण पर 3% सब्सिडी यानी ऋण में 3% रेट की कमी की जाएगी। साथ ही साथ जो बैंक लोन दे रहे हैं उनको भी गारंटी का जो फी है सरकार की तरफ से होगी, तो उससे ऋण की उपलब्धता होगी, पूंजी की उपलब्धता होगी। तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे जैसे कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिंग प्लांट्स, ताकि इसको हम ज्यादा से ज्यादा मूल्य पर बेच सके। सरकार बहुत दिनों से कोशिश कर रही है किसानों की आय दुगनी करने के लिए। उसमें बहुत सारे स्टेप लिए सरकार ने, किंतु उन सब स्टेप्स को पूर्ति करने के लिए ये फंड की आवश्यकता पड़ी ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके और ग्रामीण लेवल पर हो सके, लोकल लेवल पर हो सके, जिसमें वहाँ के लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले और उनकी उत्पाद सुरक्षित रह सके, गुणवत्तापूर्वक उत्पाद हो सके और उसको हाथों हाथ खरीदने वाले विदेशों में भी लोग मिले। और केंद्र सरकार का हाथ बिल्कुल साथ में है और ऐसे कहते हैं ना कि एक सपोर्ट है आपके पास में, आप आगे बढ़ें और कुछ बेहतर करें, है ना। जी, और आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं तो मैं सोच रही थी कृषि कानून पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश 2020 की जरूरत क्यों पड़ी और इससे किसानों को क्या फायदा होगा। भारत छोटे और मध्यम किसानों का देश है, सीमांत किसानों का देश है। यहाँ 86% किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनकी उपज बहुत ही कम है। उनको बाजारों में ले जाकर के बेचने में बहुत दिक्कतें आती थीं। अभी तक बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, राष्ट्रीय कंपनियां भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उनसे खेती कराती थीं और उपज खरीदती थीं, किंतु कानूनी कोई व्यवस्था नहीं थी। किसानों को सपोर्ट कहीं नहीं था। कुछ राज्यों में तो कानून बना था, किंतु ज्यादातर राज्यों में यूं ही था। तो सरकार ने ये कानून बना करके किसानों को संबल दिया, ताकत दी कि वो किसी के साथ समान लेवल पर बात कर सकते हैं और अपने उत्पाद का मूल्य डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके तहत किसानों की सुरक्षा दी गई है कानून के तहत कि यदि कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके साथ किसान समझौता किए खेती करने के लिए, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो पहले कोई कानूनी व्यवस्था
आसानी थी। इसमें किसान को कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बगल में एसडीएम होते हैं, उनके पास पहुंचेंगे और एसडीएम इसके तहत उनको न्याय देंगे। और इन सभी बातों पे अपडेट करते रहेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम किसान की बात। आज के लिए धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आप सुन रहे थे कृषि सुधार कानून और कृषि अवसंरचना कोष के बारे में हमारे विशेषज्ञ प्रधान वैज्ञानिक श्री नलिनी रंजन कुमार से इस विषय पर जानकारी। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और ग्रामीण नौजवानों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार दिलाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 लागू किया है। मेरे देश का किसान जो उत्पादन करता था, न वो अपनी मर्जी से बेच सकता था, न अपनी मर्जी से जहां बेचना चाहता था वहां बेच सकता था। उसके लिए जो दायरा तय किया था वहीं बेचना पड़ता था। उस सारे बंधनों को हमने खत्म कर दिया है। इस कानून के तहत कृषि उपज की व्यापार की राह को आसान बनाया गया है। एपीएमसी के साथ साथ किसानों को विकल्प के रूप में एक और माध्यम से व्यापार करने की आजादी मिल गई है। इस अधिनियम के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि का भी व्यापार हो रहा है। अब किसान और व्यापारी एपीएमसी मंडी परिसर के बाहर भी व्यापारी, निर्यातक, प्रोसेसर और रिटेलर आदि से खरीद बिक्री कर सकेंगे। ये व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर किए जा रहे हैं। इस अधिनियम में व्यापार करने के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे व्यापार क्षेत्र में जिस व्यापारी के पास पैन कार्ड हो वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन एफपीओ या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। कारोबारी लेन देन और भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा का प्रावधान है। इससे लेन देन में पारदर्शिता के साथ साथ इसका पूरा रिकॉर्ड भी दर्ज रहता है। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को एमएसपी मिलता रहा है और इसके तहत खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था भी पहले की तरह जारी रहेगी। एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर व्यापारियों पर जुर्माने का प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय एसडीएम के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। किसान अपने मोबाइल से भी इस व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 किसानों की आजादी का अधिनियम है। किसान अब अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। किसान अब किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। सशक्त अन्नदाता, आत्मनिर्भर भारत। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर चलते हैं किसान भाई के पास और आइए सुनते हैं ये संक्षिप्त बातचीत। किसान की बात हम सब के साथ।
मैं देवेंद्र सिंह त्यागी, ग्राम मोटा, जिला गाजियाबाद, यूपी से बोल रहा हूँ जी। आजकल क्या क्या बो रखा है आपने? हमारी 2 तरह की खेती है, एक तो लीज पे ली हुई है और एक अपनी निजी जमीन है, और हम सब्जियों के किसान हैं। देवेंद्र जी, किसान भाइयों के लिए जो सरकार ने जो कृषि कानून पास किए हैं वो किसान भाइयों के फायदेमंद के लिए हैं, ताकि मंडी से जो किसानों को एक बहुत बड़ा एक परेशानी झेलनी पड़ती थी, बिचौलियों का चक्कर था, उसमें बहुत सारे पैसा बीच में कट जाया करता था, तुलाई का हो जाता इसी था। से मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं, मैं जो अपनी उपज को मंडी से बाहर बेच रहा हूँ, सारी उपभोक्ता को सीधे सीधे दे रहा हूँ। किसान को और उपभोक्ताओं को ये मिलना ही चाहिए, और व्यापारियों को भी, कि वो मंडी से बाहर अपना सौदा कर सकें। तो ये मतलब अच्छा कानून रहा आप लोगों के लिए जो सरकार ने बनाया। हाँ, जो किसान की जेब में और उपभोक्ता की जेब में जाता है, व्यापारी की जेब में जाता है, जो छोटा व्यापारी है, दोनों को फायदा मिलता है इसका। आपकी बात से मुझे लगा देवेंद्र जी कि आप सरकार के जो ये कानून है इसके फेवर में है, ये मानते हैं कि इससे हमारे किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, जो कृषि कानून है यदि ये लागू होते हैं तो इनका लाभ मिलेगा। चलिए देवेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी सी बात हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब अपना अगला कदम उठाते हैं अपने कार्यक्रम के अगले चरण पर और लेते हैं ये जानकारी मौसम संबंधी और इसके साथ साथ कृषि आधारित परामर्श भी। मौसम की दस्तक किसान के घर तक। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली और इसके आसपास के गांवों में सप्ताह के दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। बादलों की स्थिति 1 ऑक्टा। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 95% और न्यूनतम 45% रहने की संभावना बनी हुई है। हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम रहेगी। चलो पगडंडी से मंडी। आजादपुर मंडी से प्राप्त सूचना के अनुसार फलों और सब्जियों के भाव प्रति किलो की दर से कुछ इस तरह हैं। अमरूद 42 रुपए, चीकू 45 रुपए, किन्नू 14 रुपए और अनानास 30 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। वहीं अगर सब्जियों की बात करें तो तोरी 30 रुपए, टमाटर 30 रुपए, गाजर 20 रुपए और प्याज 28 रुपए प्रति किलो की दर से बाजार में उपलब्ध है। तो ये थे आज के बाजार भाव। लहलहाती फसलों और मीठी मीठी मिट्टी की खुशबू के बीच हमें ये जो धुन सुनाई दे रही है ना, ये है लोकगीतों की, जिसके बिना न तो किसानों की बात पूरी होती है, न खेती की संस्कृति पूरी विकसित मानी जाती है। तो आइए सुनते हैं ये पंजाबी लोकगीत। बाबल मेरे हाथ जो पड़िया ते रोया परी कचहरी चरखा चन्नन दा चरखा चन्नन दा ये बिकदा है बड़े बाजार चरखा चन्नन दा चरखा चन्नन दा
100.1 FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, जिसमें आज हैं आपके साथ मेघा और रजत। फिलहाल मुझे आज याद आ रही है खुम्बी और अगर अंग्रेजी में कहूँ तो मशरूम की। हमारे बहुत सारे श्रोता भाइयों और बहनों को डाउट रहता है, ये संशय रहता है कि ये फल है, सब्जी है, अब ये क्या है और इसकी प्रकृति क्या है, क्या क्या हमें इसके उत्पादन के लिए तकनीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके कैसे हम मशरूम की बढ़ावार और उसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो मशरूम उत्पादन का इतिहास जो है भारत में लगभग 3 दशक से ज्यादा पुराना है, लेकिन अगर हाल ही के वर्षों की बात करें ना तो मशरूम उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है और बहुत सारी नई नई वैज्ञानिक तकनीकों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और क्या कुछ है तकनीकें और कैसे इसके उत्पादन को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, इस विषय में आज हम लेते हैं ज्यादा जानकारी हमारे विशेषज्ञ से। और हमारे विषय विशेषज्ञ हैं जो हमें मशरूम उत्पादन की आधुनिक तकनीक पर जानकारी देंगे, वो है प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राम आसरे, और इनसे साक्षात्कार किया है प्रीति ने। मौसम सर्दियों का और मशरूम की सब्जी, क्या बात है, बहुत मजा आता है। लेकिन साथ ही साथ इसके उत्पादन की तकनीकियों को जानना भी बहुत जरूरी है और उसके लिए हमारे स्टूडियो में है डॉक्टर राम आसरे। आप जब भी आते हैं एक अलग विषय के साथ आते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा जानकारी है आपके पास। धन्यवाद आपका। आपने जैसे कहा कि ये दूसरी सब्जियों से भिन्न है। निश्चित तौर पे सब्जियों का जब हम नाम लेते हैं तो उसमें आपका कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं कि आपकी भिंडी हो गई, लौकी, तोरई इत्यादि, लेकिन कुछ सब्जी ऐसी भी है जो कि आपकी फंगस या फफूंदी से उत्पन्न होती है। तो निश्चित तौर पे ये अपने आप में अजब गजब सब्जी है और स्वादिष्ट भी है और प्रोटीन भी है। प्रोटीन तक जहां आपने बात की, इसमें बहुत ही कम ऐसी सब्जियां हैं जिसमें कि प्रोटीन की मात्रा 1-1.5% से ज्यादा हो, लेकिन ये ऐसी एक सब्जी है इसमें प्रोटीन की मात्रा 2.5 से 3.5% तक होती है। तो आप अपने आप में ये प्रोटीन और खासकर जो खनिज तत्व हैं और विटामिन्स हैं, इसका भरपूर खजाना है। डॉक्टर राम आसरे हमारे साथ गोल्ड के स्टूडियो में। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, जो चीज मैं जानना चाह रही थी, जब हम विंटर्स की बात करते हैं तो मशरूम काफी मात्रा में मिलता है और वैरायटी के साथ आता है, अलग अलग वैरायटीज होती है उसकी। बटन मशरूम होता है, फिर एक जो नॉर्मल छत्ते के जैसे बन जाता है वो अपने आप, और कभी कभी तो हम देखते हैं कि पेड़ों पे भी ऐसे निकल जाता है, तो वो भी सही होते हैं क्या? इसमें ये बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे कुछ पेड़ों पे जो उगते हैं, निश्चित तौर पर हो सकता है कि वो जहरीले मशरूम हो। तो इसकी उचित जानकारी होने पे ही उसको आप अपने बर्ताव में लाएं, खाने में प्रयोग करें, अन्यथा ये कभी कभी घातक भी सिद्ध हो सकता है। जी, तो ये बिल्कुल ना करें, ये हमारे उपभोक्ताओं के लिए है। अब आते हैं अपने किसान मित्रों की तरफ। मशरूम उत्पादन की कुछ आधुनिक तकनीकियां हैं, मैं सोच रही थी कि आज इस पर जरूर चर्चा करें जब आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं। देखिए, आपने एक आधुनिकता या आधुनिक शब्द इसका यहाँ पे प्रयोग किया, तो आधुनिक शब्द के साथ साथ इसमें कौन सा पुट आ जाता है, कौन सी ऐसी खासियत है जो आप आम तरीके से मशरूम उगाते हैं, उससे ये फर्क हो जाता है। आप जब आप आधुनिकता की बात करें तो इसका स्पान होता है, जो बीज कहते हैं, उसके चुनाव से लेके उसको बाजार में उतारने तक आपको कुछ जो नई नई तकनीकियां हैं उनका समावेश करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे आप जो भी स्पान लें या जो बीज जिसको बोलते हैं, वो हमेशा सर्टिफाइड लें, और इसको बोने के समय, क्योंकि हम इसको खेत में नहीं बोते हैं, इसको हम मचान बना के उसका एक ढांचा बनाते हैं, एक हट सी बनाते हैं, पुआल या आपकी घास पात का एक छप्पर डाल के एक छायादार संरचना बनाते हैं, और उसमें एक परत दर परत एक ऊंचाई तक हम मचान बनाते जाते हैं। और उसमें आपके बैग होते हैं, पॉलीथीन के बैग हों, या हम उस पर कुछ एक क्यारी नुमा एक संरचना बना लेते हैं, जिसमें कि आपको कुछ एक मिक्सचर डालना पड़ता है, जिसे ग्रोइंग मीडिया कहते हैं। जैसे दूसरे आपको गमलों में उगाने के लिए खाद या मिट्टी का मिश्रण भरना पड़ता है, उसी तरीके से इसको उगाने के लिए भी आपको एक ग्रोइंग मीडिया जिसे कहते हैं, उगाने के लिए एक आधार चाहिए जिसपे इसको उगाते हैं, उसका मिश्रण बहुत ही उचित और साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है, उसी का प्रयोग करें। इसको बनाने के लिए बड़े बड़े संयंत्र लगाए जाते हैं, क्योंकि ये स्टेरिलाइज्ड होता है, ये निर्जमीकृत होता है अगर इसमें कहीं न कहीं संक्रमण आ गया, क्योंकि फफूंदी ही एक संक्रमण का कारण भी बनती है, और एक फफूंदी को ही उगा रहे हैं जो आपको सब्जी के रूप में परिवर्तित होकर आय देगी। तो निश्चित तौर पर एक का ग्रोइंग मीडिया है, उसका चुनाव बहुत ही तरीके से सावधानी से करना चाहिए। और मैं सलाह ये दूंगा कि किसान भाई, ये जो ग्रोइंग मीडिया है,
जिसमें कि हम उगाते हैं, ये बना बनाया आजकल आ रहा है और आपका जो मिश्रण है वो तैयार आ रहा है कि उसमें कितना आपका सड़ी हुई गोबर की खाद होगी, कितना उसमें जो है आपका मिट्टी होगी, कितनी रेत होगी, कितना डीएपी डाली जाएगी। वो एक रेशियो में, एक अनुपात में उचित मिश्रण होता है और जिसका पीएच मान भी करीब करीब 7.5 से 8 के बीच ही होना चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे होगा तो आपकी जो वृद्धि होनी चाहिए आपकी यहाँ भी मशरूम की वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पे इसको आधुनिक या जो वैज्ञानिक खेती का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकियां हैं। अगर इनका आप प्रतिपालन नहीं करेंगे तो आपका ये मशरूम बिल्कुल नहीं उगेगा। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर उपज आपको मिले और बेहतर खेती आप कर सके मशरूम की, तो प्रशिक्षण जरूर लें। निश्चित तौर पर गुरु बिन मिले न ज्ञान नहीं मिलता नहीं, उसी तरीके से प्रशिक्षण के बिना आप एक सफल मशरूम की खेती नहीं कर सकते। आपने बीच में पोषण की बात की थी, तो इस पर भी थोड़ी सी चर्चा और करना बनता है। निश्चित तौर पे। और मैं देखा, अगर आप एक उपभोक्ताओं के बीच में मशरूम की लोकप्रियता की बात करें तो उत्तर भारत में इसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। जैसे अब हम पूरब की ओर बढ़ते जाते हैं तो इसकी लोकप्रियता कम होती जाती है, लेकिन अगर देखें वहाँ की आबोहवा उसको उगाने के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। लेकिन लोगों में इसकी अभी जागरूकता नहीं है और ये जागरूकता का जो सीधा सीधा जुड़ाव है इसके पोषण मान और इससे जो आमदनी मिलती है उससे है। पोषण के मामले में ये बिल्कुल ही बेजोड़ सब्जी है। किसी भी सब्जी से इसकी तुलना करना एक, मैं कहूँगा कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। और इसमें जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, प्रोटीन का एक छोटी इकाई अमीनो एसिड्स होती है, अमीनो अम्ल होते हैं, और उसमें कुछ आवश्यक और कुछ कम आवश्यक जो अमीनो अम्ल होते हैं। तो ये एक ऐसी सब्जी है जिसमें आवश्यक अमीनो अम्ल आपके जो हैं वो ट्रिप्टोफैन और लाइसिन बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अहम होते हैं। उच्च गुणवत्ता वाली प्रोटीन का तात्पर्य है कि इसमें आवश्यक अमीनो अम्ल हैं, उनकी मात्रा ज्यादा होती है, जैसा कि मैंने नाम लिया ट्रिप्टोफैन और लाइसिन। तो ये भरपूर होते हैं इसमें। और विटामिन B12 ये भी काफी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। आर्थिक महत्व इसका बहुत ज्यादा है, तो कितना है? क्योंकि किसान मित्र जब सोचते हैं तो आय दुगनी तिगनी की बात होती है। तो इस पर चर्चा बनती है। देखिए, आय की जहां तक बात आती है, ये एक ऐसी सब्जी है जो कि आपको खुले खेत आसमान में नहीं है। ये आप एक झोपड़ी बना के उसके अपने घर के आसपास में कहीं ऐसी उसर बंजर जमीन या जिस जमीन का या जिस जगह का कोई उपयोग नहीं, वहां पे भी आप एक झोपड़ी सी संरचना बना के उसमें मशरूम का उत्पादन शुरू कर सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा आपका जो बेसहारा खेतीहर मजदूर जिनके पास खेती नहीं है, या खासकर हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं या हमारे जो नगर परिधि क्षेत्र हैं उसमें भी महिलाएं बहुत ही उद्यमशील हैं, वो इस व्यवसाय से काफी जुड़ रही हैं। क्योंकि ये एक, इसमें आपको बड़े श्रम की जरूरत नहीं होती है। श्रम साध एक ये व्यवसाय नहीं है या खेती का या सब्जी नहीं है। इसमें आपको स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिसे कहते हैं आपके दिमाग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके लगाव की, क्योंकि इसमें आप हमेशा जुड़े होंगे। जैसे आपने गेहूं चावल की खेती की, अगर आप 3 या 4 दिन खेत पे नहीं जाएंगे तो ऐसा नहीं कि वो आपकी खत्म हो जाएगी, लेकिन मशरूम की खेती इससे ठीक डेली जाना होता है। बिल्कुल, पल प्रतिपल आपको इस पे नजर रखनी पड़ेगी। बहुत ही नाजुक ये सब्जी है खेती करते समय इसके। और हाँ, अगर हम आय का अंतर देखें तो आपका आय का अंतर अगर हम कहेंगे 1:20, अगर दूसरी फसलों में अगर गेहूं या गुलाब की बात करें उसमें 1 रुपए मिलता तो वही कहूँ इसमें 20 रुपए मिलने वाली बात है। मतलब तो बहुत बड़ा अंतर है। तो ये जरूर कहेंगे कि थोड़ा सा प्रशिक्षण लेकर के आप इस दिशा में सोच सकते हैं। और अगर पूंजी की बात करें डॉक्टर साहब, कितनी पूंजी चाहिए होती है? बहुत ही न्यूनतम पूंजी के साथ मैं कहूंगा कि आपके पास 10,000 रुपए भी आपके पास हैं तो इसका काम आप शुरू कर सकते हैं। ये हर तरीके से आपकी जो प्रारंभिक पूंजी है, या आपके पास खेत नहीं है, जमीन नहीं है, तो उन सबको दरकिनार करते हुए इसमें एक आशा की किरण होती कि आप एक अपना व्यवसाय या उद्यम शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये सोच रही थी कि जब हम खरीद के लाते हैं मशरूम तो कभी कभी वो थोड़े दिन रह जाता है, तो हमने देखा है कि उसमें थोड़ा सा वो भूरापन आ जाता है, कलर उसका चेंज होने लगता है। तो ये क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है? आपने इनके बदरंग होने की बात कही, या काला पड़ने लगता है या भूरापन आने लगता है, तोड़ाई के तुरंत बाद निश्चित तौर पर इसमें एक पेरोक्सिडेज नामक एंजाइम होता है। और एंजाइम हमारे मित्र भी बहुत हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनकी सक्रियता भी बहुत जरूरी है। मैं कहेंगे एक आवश्यक बुराई है
इसको आप पेरोक्सिडेज एंजाइम होना चाहिए, लेकिन वो आपका भूरापन भी नहीं हमें वांछित है, वो भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए हमारे जो भी किसान या भाई बहन इसकी खेती करते हैं कि छोटा आप उपक्रम करें, छोटा उपाय करें। आप एस्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी जिसको बोलते हैं, आप कुछ नहीं करें तो आप नींबू का रस निकाल लें, आपका कागजी नींबू होता है, या साइट्रिक अम्ल जो है बाजार में भी मिलता है, सफेद रंग का पाउडर होता है, तो उसको ले आए और उसका 2% का घोल बना ले। और तुड़ाई के ठीक पहले आपका जैसे स्प्रेयर, आपका हैंड जैसे आप एक बाल काटने की दुकान पे जाते हैं, उसको स्प्रेयर होता है आपके बालों पे छिड़काव करता है, उसी तरीके से महीन हल्का फुहारा देके उसको साइट्रिक अम्ल का 2% का आपने घोल बनाया है उसको हल्के से स्प्रे कर दें। तो जब इसके बाद तुड़ाई जब करेंगे, जो पेरोक्सिडेज नामक एंजाइम होता है उसकी सक्रियता को ये जो कम कर देता है, जिससे आपकी ब्राउनिंग या जो बदरंग या भूरापन होने की समस्या है बहुत हद तक, मैं कहूँगा कि 95% तक भी इसमें कमी आती है। और 1-2 दिन तक इसका असर रहता है, और 1-2 दिन में तो आपकी बाजार भी हो जाएगी, और गृहिणियां भी लाके इसको ज्यादा दिन नहीं रखती हैं, अपने घर में इसकी सब्जी बना लेती हैं। जी जी जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई है, और आज आप आए हैं स्टूडियो में, हमें बहुत अच्छा लगा कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान मित्रों को मिली। लेकिन उससे पहले कि आपको नमस्कार कहे, भंडारण बहुत जरूरी है इसमें, तो उसे कैसे रखा जाए ताकि ये ज्यादा दिन तक रहे? देखिए, भंडारण निश्चित तौर पर एक, मैं कहूँगा जो आपकी मशरूम उत्पादन की जो भी प्रक्रिया है, भंडारण उसमें एक अहम कड़ी है, और आपने भंडारण सही नहीं कर पाया तो निश्चित तौर पे आप इससे अच्छी कीमत नहीं ले सकते। जैसे आपने कहा 1 और 10 का अनुपात है जी, 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 जी। तो इसके लिए आप बहुत ही सहज और सरल तरीका ये है कि भंडारण करते समय इसकी जो पैकिंग है वो एक परत बना के, अगर इसको परत दर परत करके ऊंचे बड़े बर्तन में भर देंगे तो इसमें आपस की रगड़ से भी कालापन होने लगता है। तो एक आपके जो पनट्स आते हैं या जो ट्रेज होती हैं उसमें रखकर एक ही परत में, और उसको करीब करीब आप 5 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पे आप कोल्ड स्टोरेज जहाँ भी आपके पास हैं उसमें रख सकते हैं। तो ये करीब करीब आपका वहाँ पे इस दशा में अगर रखें, आपने एस्कॉर्बिक अम्ल का उपचार किया है, 5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पे इसको भंडारित कर रहे हैं, जिसमें आपेक्षिक आर्द्रता भी 85% के आसपास होती है, नमी कहते हैं जो भंडारण में वो है, तो इसको हम 4-5 दिन तक भी सफलतापूर्वक भंडारित कर सकते हैं निश्चित तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आप सुन रहे थे मशरूम उत्पादन की आधुनिक तकनीक। इस विषय पर प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राम आसरे के विचार और उनसे बात कर रही थी प्रीति। तो रजत, आज के कार्यक्रम में हमारे किसान भाई से भी बात हो गई, हमने अपने प्रधान वैज्ञानिकों की बात भी सुन ली, अपनी भी कुछ बात कह दी और लोक गीत भी सुन लिया। लेकिन अभी हमने किसान भाइयों से, अपने किसान मित्रों से ये सुझाव तो मांगे ही नहीं कि वो प्रोग्राम के बारे में वो क्या समझते हैं, क्या वो इसमें नई तरह की चीजें चाहते हैं, कुछ रद्दो बदल चाहते हैं, कोई शिकायत उन्हें कभी हमारे कार्यक्रम से रही हो। बेझिझक होकर आप हमें अपने मशवरे, अपने सुझाव, अपनी शिकायतें हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम बता दें कि आप हमें अपनी प्रतिक्रिया ईमेल कर सकते हैं kkbongold@gmail.com पर। बिल्कुल, हमारा ईमेल एड्रेस एक बार फिर से सुन लीजिए, kkbongold@gmail.com। अब समय हो चला है कि हम आपसे इजाजत लें कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की, लेकिन चलते चलते हम बता दें कि कल दिनांक 9 दिसंबर को हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा प्याज और लहसुन की नर्सरी की देखभाल, और मेघा इसमें विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर गोगराज जाट। अब चूंकि ये लाइव फोन इन प्रोग्राम है तो आप सीधे हमारे विषय विशेषज्ञ से बात करने के लिए फोन कॉल कर सकते हैं। आपकी फोन कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा, और इसके अलावा 530110 पर आप SMS करके भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे फोन नंबर्स आपको कार्यक्रम के दौरान ही बताए जाएंगे। तो कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलें। 3:10 पर 100.1 मेगाहर्ट्ज FM गोल्ड पर होगी किसान की बात। फिलहाल मेघा और रजत लेते हैं आपसे अनुमति। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी,
लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी।